Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. आज शुरू कर रहे हैं ASP.NET, बता रहे हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, जैसे पहले जाते थे फाइल में जाएंगे और न्यू एंड देन आफ्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। या फिर आप स्टार्ट में भी जाके न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और ये आपको छोटा सा विंडो खुलेगा। इसमें अब आपको क्या करना है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि विजुअल C# में कंसोल एप्लीकेशन को चूज करते थे, यानी जो भी आप विजुअल C# में काम कर रहे थे वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब हम लोग को चाहिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन, तो विजुअल C# में हम लोग इसमें जो कोलैप्स करेंगे तो ये वेब ऑप्शन है, ये आपको दिखाई भी देगा वेब ऑप्शन, इस पे आपको जाना है और देन आफ्टर ये लिस्ट डिवाइड कर रहा है, उसमें से आपको चूज करना है ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग को वेब एप्लीकेशन डिजाइन करना है। उसके बाद हम लोग नेम रखेंगे उस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट का आप नेम रखोगे तो उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा, उस लोकेशन को आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि कहाँ पर आपको रखना है ना। जैसे मेरा है कि मैं ये पाथ है मेरा और मैं प्रोग्राम में जाकर और ASP.NET फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो इसको आप क्लिक करो, देन आफ्टर सेलेक्ट करो, तो ये पूरा पाथ हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो सारा इस पर्टिकुलर रेफरेंस पर यानी इस पाथ पर इस ड्राइव में जाके सेव होगा, ठीक है। नेम आप रख दो, जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ओके। अब यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन हम लोग को जोड़ना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, रेफरेंसेज है और कॉन्फ़िगर है, कॉन्फ़िगर फाइल है। तो अभी तो हम लोग कोई कॉन्फ़िगर वगैरह नहीं करना है, अभी सिंपली हम लोग को एक डिजाइन करना है कि कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं उस पे। तो उसको ओपन करने के लिए उस प्लेटफॉर्म को हम लोग इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पे, एंड देन ऐड और एक न्यू आइटम ऐड करेंगे, यानी ASP का फाइल ऐड करेंगे जो इसमें अभी नहीं है अपने प्रोजेक्ट में। और इसमें हम लोग को ऐड करना है क्या, वेब फॉर्म, क्योंकि हम लोग जो भी बनाएंगे वो फॉर्म ही होगा, ठीक है। बाकी डिजाइन तो हम लोग HTML के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फॉर्म का डिजाइन करेंगे और फॉर्म के डेटा को हम लोग सर्वर तक पहुंचाएंगे। तो अब मेरे को क्या चाहिए, वेब फॉर्म। और वेब फॉर्म जो आप डिजाइन करोगे उसका भी एक नाम होगा पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे आप HTML डिजाइन करते हो तो आपका जो मेन पेज होता है, होम पेज, बेसिकली उसका आप क्या नाम रखते हो, HTML का जो होम पेज होता है उसका आप ऐसे तो कुछ भी नाम रखते हो, उस फ्रंट पेज क्या रखते हैं, फ्रंट पेज नहीं वो तो आपको मन से हो गया, लेकिन बेसिकली जब एक प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो जो होम पेज का डिजाइन होगा उसको हम लोग रखते हैं index.html, ठीक है। यह स्टैंडर्ड है, ऐसे वो कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स ही रखो,
लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो हर एक चीज का एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग इंडेक्स होता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेन पेज, कहीं पर आप बड़ा प्रोजेक्ट देखोगे तो मेन होम पेज का जो फाइल नेम होगा वो इंडेक्स होगा। क्लियर है? उसी तरह एएसपी का जो फाइल होता है, जो फ्रंट होता है, जो मेन पेज होता है, उसमें होता है डिफॉल्ट। क्या नाम होता है? डिफॉल्ट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक स्टैंडर्ड है कि जब आप बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। यानी कि कोई अगर प्रोजेक्ट दूसरा भी आपको देखे तो ये समझ जाए कि डिफॉल्ट दैट मीन्स द फ्रंट पेज, मेन स्क्रीन ऑफ द प्रोग्राम, इंडेक्स, उसको खोजना नहीं पड़े आपके फाइल में, इंडेक्स देखते ही समझ गया ये उसका क्या होगा, होम पेज हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर मैं डिफॉल्ट रखा, आप कुछ भी रख सकते हो, और उसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ASPX, है ना, ASPX। पहले आता था ASP जिसमें सिर्फ ASP था, एक्टिव सर्वर पेज, उसके बाद X लग गया यानी कि इसका एक्सटेंडेड है ASP का, और एक्सटेंडेड हो गया तो ASP.NET हो गया, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिफॉल्ट पेज भी ऐड हो गया, इसी पेज पर हम लोग काम करेंगे। ये सब इसका सपोर्टिव पेज है जो आपको देता है, लेकिन हम लोग अपने डिजाइन करेंगे वो इस पेज पर करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ये एक वेब डिजाइनिंग के लिए क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क जो आपको बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी आप डिजाइन करते हो, सपोज आपको फॉर्म डिजाइन करना है तो एक फॉर्म डिजाइन जहां भी जो कुछ जिस लैंग्वेज में, यानी जो जो भी कोई प्रोजेक्ट बना रहा है और अगर उसे फॉर्म डिजाइन करना है तो कंपोनेंट्स उसको चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, लेबल चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट चाहिए, कैलेंडर चाहिए, है ना। तो इस तरह के चीजें, सर्च बॉक्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए डिजाइन पेज में, और उसके ऊपर फिर हम पर्टिकुलर कंट्रोल्स पर हम लोग कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए फ्रेमवर्क आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी टूल्स आपको लेना है एक फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, वो टूल्स आप इजीली ले लें। डिजाइन टाइम ज्यादा आप समय बर्बाद न करें, वो फैसिलिटी दे देता है। अब है कि उस डिजाइन के बैकग्राउंड में आपको क्या काम करना है, उस पे आप फोकस करें। ठीक है, तो ये होता है फ्रेमवर्क। और ये जो विजुअल स्टूडियो फ्रेमवर्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। ठीक है, इस पे बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स चलते हैं। एक तो आपको ASP.NET चल रहा है, C#.NET आपने देखा, C# है बट उस .NET ही है, क्योंकि .NET फ्रेमवर्क पर जो भी काम कर रहा है वो उसमें .NET लगा होता है। विजुअल बेसिक .NET, VB.NET आपके सिलेबस में भी है, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो इसी प्लेटफॉर्म पर आप काम करेंगे, यही विजुअल स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, J#.NET, है ना, बहुत सारा लैंग्वेज है जिसको सपोर्ट करता है। तो उसमें इसको यूज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, यूजर को जो बेसिक कंपोनेंट्स है डिजाइन करने के लिए, उस कंपोनेंट्स में उसको ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिजाइन आसानी से हो जाएगा। ये पर्पस है इसका। अब इसमें हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इसमें 3 टैब आपको दिया हुआ है। द फर्स्ट इज डिजाइन टैब, कि आप अपने सहूलियत के अनुसार डायरेक्ट डिजाइन में भी चेंजिंग कर सकते हैं, और अगर आपको डिजाइन के अलावा अगर चाहते हैं कि मैं कुछ कोड में चेंज करके करूं तो उसका कोड भी प्रोवाइड करेगा। दैट इज ए डिजाइन, जिसमें ऑब्वियसली एक HTML पेज है, और आप जानते हो कि कुछ भी आप लेआउट डिजाइन करना होगा तो उसमें HTML लगेगा, क्योंकि बिना HTML के आपका वेब पेज पर लेआउट नहीं बनेगा, है ना। फॉर्म अगर मुझे डिजाइन करना है तो फॉर्म के लिए HTML टैग लगेगा ही, वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, फॉर्म को किस तरह सजाना है ना, वो सारा अलग मैटर है, बट एक फॉर्म आने के लिए आपको HTML की जरूरत है। तो ये एक तरह से पूरा HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है। HTML में देखिए, HTML में आपका हेड होता ही होता है ना, उसके बाद हेड के अंदर टाइटल होता ही होता है, उसके बाद बॉडी,
इतना तो कम से कम तय होता है। HTML वो नेस्ट करेगा हेड को, हेड नेस्ट करोगे टाइटल को, और HTML नेस्ट करेगा किसको, बॉडी को। इतना बेसिक स्ट्रक्चर टैग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ये दिख रहा है div, तो div है। अब इसको आप कोडिंग में आओगे तो ये देखो कोडिंग, ठीक है। ये doc टाइप HTML आपको डिफाइन करता है क्या, HTML5 वर्जन को। उसके बाद HTML है आपका, उसके बाद हेड है, उसके बाद बॉडी है, और उसके बाद div है। अब div को डाल दिया है फॉर्म टैग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप बनाओगे वो बेसिकली होना क्या है, फॉर्म ही डिजाइन करना है, क्योंकि फॉर्म के डेटा को ही हम लोग सर्वर में भेजते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करना है, तो ऑलरेडी फॉर्म ये दे दिया है, ठीक है। आईडी भी दिया है। रन एट सर्वर, पिछले क्लास में हमने बताया था कि रन एट सर्वर बेसिकली जो भी इसका डेटा होगा वो सारा, यानी कि ये HTML का फाइल वो क्लाइंट के सिस्टम पर रन नहीं करेगा, ये सर्वर के सिस्टम पर रन करेगा, यानी जो सर्वर है वहां पर ये एग्जीक्यूट करेगा हर एक जो भी कोड होगा। और ये भी बताए थे कि इसके लिए आपको अलग से सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप PHP पढ़ेंगे तो PHP के लिए आपको जैम्प सर्वर, वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर देते ही आपको वो IIS सर्वर, चूंकि आपके सिस्टम में भी MS है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, आपका OS भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो OS खुद वो सर्वर को कॉन्फ़िगर करके देता है, तो आपको सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। और कौन सा सर्वर काम करता है ASP.NET में, IIS सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन है ना सर्विस, और PHP में जैम्प सर्वर, ठीक है। तो ये सारा सर्वर पर इंस्टॉल होगा, आपका सिस्टम को लोकल सर्वर बना देगा, ठीक है। तो ये होगा। दूसरा एक चीज है कि ये जो हम लोग जो HTML अभी आप पढ़ते हो वो HTML का एक्सटेंडेड है, डिस्कस किए थे, XHTML। क्या है, XHTML। तो ये जो कोड दिख रहा है वो आपको क्या है, XHTML का है ना। XHTML HTML का एक्सटेंडर्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब कि HTML कोई एक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है। सपोज हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि आप टैग को कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई इशू नहीं है। कभी जब भी आप टैग को बंद करो नहीं तो भी आपका काम कर जाएगा। जैसे अगर मैं HTML यहाँ लिखूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर हेड यूज करूं, ठीक है, हेड को क्लोज करें, हेड के अंदर आपका टाइटल होगा, और यहाँ पर बॉडी आपने लिखा, बॉडी, बॉडी को क्लोज किया। सपोज यहाँ पर जब स्पेस नहीं है मैं यहाँ पर करता हूं, जैसे आपने H1 लिखा, H1 में कुछ भी कंटेंट लिखा और फिर H2 लिखा, ठीक है, H2 में कंटेंट लिखा, H2 बंद कर दिए, है ना। उसी तरह आपने P लिखा, P में कंटेंट लिखा, ठीक है, फिर P लिखा, P में कंटेंट दिया और फिर P बंद किया। अब ये कोड आसानी से आपको रन कर जाएगा, आपने H1 को नहीं बंद किया है, ठीक है, फिर भी आपको कोई एरर नहीं, कोई इशू नहीं देगा। H2 को बंद किया है, P को यहाँ पर नहीं बंद किया है ना, और दूसरा P स्टार्ट किया है, बंद किया है, फिर भी आपका इस तरह के कोड रन कर जाता है, ठीक है, HTML। लेकिन XHTML में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो टैग ओपन हुआ है वो टैग हर हाल में क्लोज होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। जैसे H1 आपने ओपन किया है, H1 क्लोज होना चाहिए। अब H1 में अगर आपने H1 ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ऐसे ही क्लोज होना चाहिए। केस, सेम केस, ठीक है, XHTML में। अब ये कहिएगा कि सर XHTML में तब अगर H1 को ऐसे क्लोज किए, H1 कैपिटल लिया और H1 को स्मॉल में क्लोज कर दिए तो एरर देगा? नो, XHTML भी एरर नहीं देगा, XHTML भी काम कर लेगा।
लेकिन है क्या कि जब एक बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये एरर नहीं सुधारता है कि मैं अगर बंद नहीं करूं H1 को और H1 को ओपन छोड़ दूं, H1 को क्लोज नहीं करूं तो XHTML एरर देगा। नहीं, XHTML एक स्टैंडर्डाइजेशन सपोर्ट करता है कि आप बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर सारा स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप काम करते हैं, जैसे तैसे तो आप काम कर नहीं सकते हैं, सबका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छा से नेस्टिंग होना चाहिए कि कोड को आप समझ सकें। ठीक है, कहीं पर कोई अगर बंद है, कोई अगर क्लोज करना भूल गए हैं, किसी को ओपन करके फिर लास्ट में कहाँ क्लोज हो रहा है कुछ पता नहीं है, तो आप इस HTML कोड को सिर्फ वेब पेज तक ही सीमित नहीं रखते हैं, इसको आप इसके डेटा को सर्वर पर भेजते हैं। अब सर्वर उस किसी टैग को एक्सेस करेगा, तो हो सकता है एक्सेस करते समय वो पूरे कोड को H1 को वो क्या करे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको पता ही नहीं चलेगा कि H1 कहाँ क्लोज है। तो आपको इसके डेटा को सर्वर तक भी भेजना है, सिर्फ आपको रन करके चेक नहीं करना है। तो उस स्थिति में हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है ना। बड़े प्रोग्रामर लोग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो नए सीख रहे हैं वो कैसे कैसे भी बंद कर देंगे, लेकिन अब जब बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक डिव है, डिव क्लोज है, सारा टैग स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। सारा एट्रीब्यूट स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एट्रीब्यूट का वैल्यू डबल कोट में होना चाहिए। अभी आप HTML में डबल कोट में नहीं भी लिखते हो, कहीं डबल कोट लिखते हो, कहीं डबल कोट नहीं लिखते हो, तो भी आपको काम कर जाता है, ठीक है। बट डबल कोट में होना चाहिए। XHTML कहता है, एरर नहीं देगा, स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि डबल कोट में होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये प्रोग्राम कैसे करते हो, जब आप बड़े स्केल पर प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम लिखने का एक क्या होता है, तरीका होता है ना। आप सपोज पाइथन में आपको आइडेंटिशन प्रोवाइड करता है, बाकी लैंग्वेज आइडेंटिशन प्रोवाइड नहीं करता है। आप वॉइड मेन लिखते हो और वॉइड मेन के अंदर सबको इंडेंट यहीं पर किए, तो क्या आपके कोई प्रोग्राम को समझ जाएगा ये एरर देता है क्या। लेकिन थोड़ा सा आइडेंट करते हो, पता चले कि दैट इज ए पार्ट ऑफ वॉइड में, दैट इज ए पार्ट ऑफ लूप। अगर आप व्हाइल लूप यूज करते हो, ब्रैकेट यूज करते हो, तो आप यहां से देते हो, इसके अंदर अगर इफ यूज करते हो तो इफ के अंदर यहां से देते हो। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है जो एक फॉलो किया जाता है। इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करने से एरर नहीं देता है, बट आप देखोगे कहीं पर बड़े स्केल का प्रोग्राम किया होगा तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, क्योंकि कोई आसानी से समझ सके कि कहाँ कौन सा नेस्ट कर रहा है, कौन सा का किसका पार्ट है, कहाँ तक किसका पार्ट जा रहा है। तो इसके लिए ही हम लोग यूज करते हैं HTML के अलावे XHTML। ये XHTML कहलाता है, जहां पर देखिए सारा नेस्टिंग ठीक से है, बॉडी है, बॉडी फॉर्म है ना। तो ये ध्यान देना है, सारा स्मॉल में होगा। तो ये XHTML के कोड को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं सीधे, इसमें आते हैं टूल बॉक्स पे, ठीक है। ये यहां पर आपको है टूल बॉक्स। एक फॉर्म को डिजाइन करने में आपको बहुत सारे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। बेसिक कंपोनेंट्स आपने डिजाइन किया होगा HTML में। आपने क्या क्या डिजाइन किया होगा, टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन किया होगा, ठीक है। लेबल इधर लिया होगा, लेबल के लिए जरूरी नहीं है लेबल टैग लेना, बट लेबल ऐसे ही बन जाता है, लेबल टैग के थ्रू भी लेते हैं, है ना। उसके बाद आपने बटन डिजाइन किया होगा, ठीक है, सबमिट। उसके बाद आपने चेक बॉक्स डिजाइन किया होगा, ठीक है। ऑप्शन बटन डिजाइन किया होगा, जिसको हम लोग रेडियो बटन भी कहते हैं। टेक्स्ट एरिया डिजाइन किया होगा, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल लाइन को ले सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन डिजाइन किया होगा, है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरह के। तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड का बॉक्स, ईमेल का बॉक्स, सर्च का बॉक्स, है ना, फाइल अपलोड का, ये सारी चीजें आपने बनाया होगा। तो ये कंपोनेंट बनाने के लिए आपको टूल बॉक्स में पहले से ही प्रोवाइड किया गया है। जो जो एक फॉर्म को बनाने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा कंपोनेंट्स आपको टूल बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, टूल बॉक्स, ठीक है। इसको अभी कोलैप्स करते हैं। ये देखिए यहां से यहां तक कंपोनेंट्स,
मेरे पास पॉइंटर है, एडी रोटेटर है, बुलेटेड लिस्ट है, बटन है, कैलेंडर है, चेक बॉक्स है ना। कैलेंडर के लिए आप बनाते थे ना डेट, ठीक है ना, इनपुट टाइप में। चेक बॉक्स Yes, sir. लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फाइल अपलोड है। बटन बनाने के लिए, फाइल अपलोड के लिए कोई टेंशन नहीं है, सारा बटन से। हाइपर लिंक बनाना है, इसमें इमेज है, इमेज बटन है, इमेज मैप है, लेबल है, लिंक्ड बटन है, लिस्ट बॉक्स है, बहुत सारा आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। टूल्स मिल जाएगा, ये टूल बॉक्स, और इसी टूल बॉक्स को हम लोग यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो भी टूल बॉक्स, जैसे मैं यहां पर लेता हूं, ये हो गया आपको सोर्स एंड ये हो गया डिजाइन, ठीक है। अभी आप देखो डिव का, डिव में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डिव है आपको, ठीक है। ये डिव है, ये डिव है आपका, ठीक है। कंटेंट इसमें डालेंगे हम लोग। तो कंटेंट अगर आपको डालना है तो मैं डायरेक्टली इसमें एक कंटेंट का यूज करता हूं। सबसे पहला कंटेंट बटन, ठीक है, बटन। अब बटन क्या होगा कि जैसे मेरा कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है, मैं बटन पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपका कैनवास है। कैनवास दैट मीन्स जैसे कैनवास पर आप पिक्चर बनाते हो, जहां पर अपना आप सारा काम करते हो, यही एरिया है जहां पर आप अपना काम करोगे। यानी कि ये आपका डिजाइन स्पेस है, डिजाइन कैनवास है, जहां पर आप अपना काम करोगे। यहां से आपको बटन को यहां पर लेना है, आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, लेकिन जहां कर्सर होगा वहां पर आ जाएगा। तो कर्सर था किसके बाहर, डिव के बाहर, डिव के बाहर आपको बटन आ चुका है। सोर्स में जाओगे तो देखो बटन का बन चुका है, ठीक है, डिव के बाहर, ठीक है। या तो आप इसको ड्रैग करके डिजाइन में जाके ड्रैग करके ले जा सकते हो डिव के अंदर, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहां से भी कट पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों जगह आप चेंजेस करोगे तो दोनों जगह का रिफ्लेक्शन एक दूसरे जगह पर होगा। अगर आप यहाँ चेंज करोगे तो इसका रिफ्लेक्शन डिजाइन में होगा, अगर डिजाइन में चेंज करोगे तो इसका रिफ्लेक्शन सोर्स में होगा। आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपको बटन का डिजाइन। बटन को अब अगर आपको हाइट विड्थ देना है तो आप ऑब्वियसली हाइट विड्थ देने के लिए CSS का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। बेसिकली आपको HTML के भी थ्रू आप दे सकते हैं, HTML के एट्रीब्यूट के लिए, बट जहां भी मुझे बल्क में प्रॉपर्टीज देना है हम लोग CSS यूज करते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट है कि आप विंडोज बेस्ड पर काम कर रहे हैं तो आप इसके हाइट विड्थ को आप ये कर सकते हैं बटन को, ठीक है। ये देखिए, जो भी हाइट विड्थ करें इसके सोर्स में चेंज हो जाएगा। देखिए हाइट चेंज हो गया एंड विड्थ चेंज हो गया, पहले बाय डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ था। तो जितना करेंगे वो अपने आप उसका रिफ्लेक्शन आपको सोर्स कोड में होगा। तो यही चीज फ्रेमवर्क यही फैसिलिटी देता है कि आपको डिजाइन करने के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है। कोडिंग पर फोकस मत कीजिए, डिजाइन आप डायरेक्टली डिजाइन विंडो से कर लें यहां से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि जो भी जिस आप टूल पर क्लिक करेंगे डबल, वो टूल बॉक्स यहां पर आ जाएगा, कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। अब कंट्रोल का जो भी कंट्रोल आप यूज करेंगे उस कंट्रोल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होगा। जैसे कंट्रोल बॉक्स का हमको कलर चेंज करना है, कंट्रोल का यहाँ नाम लिखा हुआ है बटन, उसको चेंज करना है, ठीक है। कहां से, डिजाइन में ही, डिजाइन टाइम में ही। एक तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमने दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक्स्ट बटन दिया है, तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी बटन हटा दोगे तो यहाँ पर कुछ दूसरा चीज आ जाएगा। लेकिन डिजाइन टाइम में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में, हम लोग को डिजाइन टाइम में चेंज करना है किसी भी कंट्रोल का प्रॉपर्टीज, तो जो कंट्रोल सेलेक्टेड होगा उसका प्रॉपर्टीज यहाँ खुलेगा। ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज विंडो है, जो यहाँ सिलेक्टेड होगा उसका खुलेगा। जब भी हम लोग बटन पर क्लिक किए बटन का प्रॉपर्टीज खुलेगा। अब बटन पर देखिए कितना है, बैक कलर है, बटन का बैक कलर चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है।
आगे आपको बैक कलर, जो बैक कलर चाहिए वो बैक कलर पर आप क्लिक कीजिए, ओके, ठीक है। और इसका देखिए रिफ्लेक्शन आपको सोर्स में भी आ गया, बैक कलर, ये हेक्साडेसिमल कोड उस कलर का, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइन करेंगे, जो भी चीजें होंगी यहां पर आपका उसका प्रॉपर्टीज, अभी प्रॉपर्टीज किसका है, पूरे विंडो का है, इसका, इस पर सिलेक्ट किए तो इसका प्रॉपर्टीज आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग आगे करते हैं, है ना, डेटाबेस कनेक्टिविटी में, लेकिन बैक कलर हो गया, फॉर कलर हो गया, फॉन्ट, इसको बटन का फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट यहां से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट लगता है, ठीक है, हाँ अब आया, कोलैप्स नहीं हो रहा। तो फॉन्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, ठीक है, नेम है, नेम्स है, इतना फॉन्ट आपको, अंडरलाइन है, ये सारा आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो फॉन्ट का, ठीक है ना, स्ट्राइक थ्रू है, अंडरलाइन है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज आपको देगा। टेक्स्ट, ठीक है ना, ये टेक्स्ट में, यानी कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या करेगा, इस बटन, जो नेम है इस बटन का, वही इसका क्या है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, यानी कि बटन पर आप नाम चेंज करना चाहते हो अभी तो ओके, सबमिट, कैंसल, जो भी नाम देना चाहते हो इस टेक्स्ट से हम लोग चेंज करेंगे। तो बटन का नाम हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है, हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज जरूरत के अनुसार यूज करते जाएंगे। इनेबल्ड है, ट्रू, इनेबल फॉल्स कर देंगे तो इनेबल्ड नहीं होगा। एक है विजिबल होगा, ठीक है, विजिबल, विजिबल अगर ट्रू रखेंगे तो विजिबल होगा, विजिबल फॉल्स कर देंगे तो ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन रखो क्या नीरज कुमार म्यूट करो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर सारा उससे रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस बटन्स को हम लोग, आप सीएसएस पढ़े होंगे तो आप सीएसएस में जनरली आईडी क्या यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं, या क्या यूज करते हैं, क्लास या नेम, ये तीन चीज आपके पास ऑप्शन है कि किसी भी कंट्रोल्स को हम लोग आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कंट्रोल को उसके क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कंट्रोल के उसके नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी, एक मिनट, ठीक है। तो इस बटन को अगर हमको कहीं पर यूज होगा तो इस बटन को हम लोग एक नाम देंगे कि भाई कहीं पर इसको कॉल करना होगा बटन को, तो बटन को कॉल करना होगा तो हम लोग बटन के किसके थ्रू कॉल करेंगे, आईडी के थ्रू, आईडी के थ्रू कॉल करेंगे तो यही पर्टिकुलर बटन ही कॉल होगा, क्योंकि आईडी किसी दूसरे का फिर नहीं होगा। क्लास के थ्रू करेंगे तो क्लास आप जानते हो कि मल्टीपल कंट्रोल्स का आप सेम क्लास नेम रख सकते हो, तो क्लास में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आईडी। तो आईडी इसका बाय डिफॉल्ट आपका होगा क्या, बटन, तो आप आईडी भी चेंज कर सकते हैं, ये बड़ा काम का चीज है आईडी, ठीक है, क्योंकि इसी के, अगर इस कंट्रोल को मेरे को कहीं जरूरत होगा तो हम लोग उसको बटन 1 के नाम से इसको यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आईडी क्या है, बटन 1 है। अगर हमने दे दिया, अगर नाम चेंज कर दिया हमने BTN ओके, BTN ओके इस बटन का, तो जब भी हमको इस बटन का यूज होगा हम लोग इसको यूज करेंगे BTN ओके, ठीक है। तो ये इसका
प्रॉपर्टीज है। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते जाएंगे। हाइट विड्थ यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से किया है फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसमें एक और कंट्रोल लेते हैं, लेबल, ठीक है, लेबल, ठीक है। ये यहां पर बना हुआ है, हम लोग खींच के इसको डीप में डाल देते हैं, ठीक है, डीप। इसको साइज को हम लोग बड़ा कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि लेबल पर हम लोग काम करते हैं। जैसे मेरा मोटो क्या है, एक छोटा सा चीज समझिएगा, ये मेरा लेबल है, ठीक है। लेबल और टेक्स्ट बॉक्स जैसे आप यूज करते हैं, इंटर नेम, कौन लेबल है, कौन टेक्स्ट बॉक्स है और कौन बटन है? ओके तो सर बटन हो गया। ओके बटन हो गया, गुड। यस सर। हम्म, और Text, टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर सर हम टेक्स्ट लिखेंगे। ये यस सर। और ये क्या हो गया? ये लेबल। ये ना लेबल होता है। यस। लेबल में भी बॉक्स बनता है, कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाएगा, लेबल क्या है और टेक्स्ट बॉक्स क्या है। ओके। लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है कि लेबल में हम लोग रन टाइम इनपुट नहीं ले सकते हैं, यानी कि जब रन कर जाएगा कोड तब इनपुट इसमें नहीं ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में रन टाइम इनपुट ले सकते हैं। समझे इस बात को, रन टाइम इनपुट नहीं ले सकते हैं, रन टाइम इनपुट ले सकते हैं। यस सर। जैसे आप इसको रन करिएगा तो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डालिएगा ना, यस सर। नेम, तो ये नेम डालिएगा तो ये नेम चला जाएगा आपको, ठीक है ना। रन टाइम आप इनपुट ले सकते हैं, बट इसमें भी वैल्यू रहता है, लेकिन इसके वैल्यू को आप रन टाइम चेंज नहीं कर सकते। जो आपको डिजाइन टाइम या जो आपको कोडिंग टाइम लिखा है वही चीज है। तो लेबल में भी आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहीं पर चेंज कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा क्या बना रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या मैं बना रहा हूं। जैसे हम लोग ओके है, ठीक है, हमको इस पे अभी यहां पर लेबल है, लेबल में बॉक्स शो नहीं करता है, ठीक है ना। हम लोग लेबल बनाते हैं लेकिन लेबल में बॉक्स शो नहीं करता है, टेक्स्ट बॉक्स में बॉक्स शो करता है, यानी कि इस तरह के बॉर्डर शो लेबल में नहीं करेगा, ठीक है। अब लेबल में हम लोग देना चाहते हैं कि जब भी हम ओके पर क्लिक करें और तो यहां पर आए, वेलकम टू ASP.NET, ठीक है, ये मैसेज आया, ठीक है। तो ये मैसेज ओके पर क्लिक करें तो मैसेज देने के लिए डायरेक्ट डिव में तो नहीं आएगा, हम लोग क्या यूज किए हैं, लेबल यूज किए हैं, लेबल में आए, ठीक है। तो अब लेबल में आने के लिए अब हम लोग चलते हैं लेबल के प्रॉपर्टीज में, ठीक है, लेबल के प्रॉपर्टीज। तो लेबल के प्रॉपर्टीज में आएंगे और लेबल से रिलेटेड सबसे पहले तो यहाँ पर टेक्स्ट जो लेबल है उसको हम लोग कर देते हैं ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक हो गया लेबल। उसके बाद मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि यहां पर आईडी में इसका हम लोग रखते हैं लेबल का, सॉरी लेबल का आईडी, लेबल एक ध्यान दीजिएगा कि ये सिलेक्टेड है लेबल की नहीं ना, दूसरे का खुल जाएगा। आईडी में लेबल 1 है, अगर आप चाहते हैं कि लेबल 1 ही छोड़ देना चाहते हैं तो लेबल 1 ही छोड़ दीजिएगा, जो ही दूसरा लेबल लीजिएगा लेबल 2 उसका आईडी हो जाएगा। यानी कि जब भी इस लेबल को मेरे को जरूरत होगा हम लोग किस नाम से इसको कॉल करेंगे, लेबल 1 के नाम से। और अगर ओके की जरूरत होगा तो हम लोग किस नाम से कॉल करेंगे, BTN ओके, क्योंकि इसके आईडी में क्या रखे हैं, BTN ओके रखे, BTN ओके। ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार क्या करते हैं कि लेबल 1 को हम लोग आईडी लेबल 1 ही छोड़ देते हैं। अब क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसको मैं क्या कर रहा हूं कि विजिबल में जाके मैं फॉल्स कर दे रहा हूं। अभी देखिए, पहले रन कर लीजिए, अभी देखिए कुछ किस तरह आ रहा है आपके स्क्रीन पर। यहां पर रन कीजिएगा गूगल क्रोम में, लोकल सर्वर बनाएगा और रन करेगा,
आपके सिस्टम में लोकल सर्वर ये IIS एक्सप्रेस एक्टिव हो जाएगा, ये रहेगा तभी आपको काम करेगा। ये देखिए IIS एक्सप्रेस। बहुत लेट कर रहा है। देखिए आ गया, यस सर। लेबल शो नहीं कर रहा है क्योंकि लेबल को मैंने क्या किया है, लेबल के कंटेंट को हटा दिया है। यस तो लेबल को कंटेंट, लेबल तो कंटेंट रहेगा तब ना आएगा। हमने बताया कि लेबल में बॉक्स नहीं बनाता है। आपको लेबल की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि लेबल में बॉक्स नहीं बनाता है, सिर्फ कंटेंट शो करेगा। कंटेंट को मैंने क्या किया है, हटा दिया है, तो कुछ नहीं शो कर रहा है। ठीक है, जे भी अगर हमने कंटेंट लिखा यहां पर, अगर सपोज हम लोग लिखे, आते हैं हम लोग डिजाइन में और यहां पर हम लोग कंटेंट लिखे, पहले इसको रन जो कर रहा है स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप। और यहां पर जो क्या था, टेक्स्ट प्रॉपर्टी था, यहां पर हम लोग लिखते हैं वेलकम। वेलकम, अब रन करेंगे तो क्या शो करेगा, वेलकम शो करेगा। बार बार होस्ट, लोकल होस्ट बनाना पड़ेगा, इसमें एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि लेट करता है कि होस्ट कॉन्फ़िगर करता है, ये सर्वर इसको बना रहा है, लोकल होस्ट। जो एक बार होस्ट बना दे उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। कौन बार बार प्रोवाइड तो फिर करेगा चेंज भाई, करना प्लीज पड़ेगा ना। ये बता दो भाई प्लीज। ये ठीक है, क्वेश्चन कौन देखिए वेलकम आ गया, ठीक है, वेलकम आ गया यहाँ पर। यस बॉक्स नहीं शो करता था, उसमें कंटेंट हम लोग हटा दिए थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और इसको आपको बंद करना पड़ेगा, इसीलिए एक बार, चूंकि शुरू बार समझाना है तो एक एक काम करके समझाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वहां से हम लोग एग्जिट कर देंगे, यहां से आप लोग को डायरेक्ट बंद करना होगा। रिफ्रेश आपको करेंगे तो, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज ही नहीं आएगा, तो क्या आप चेंज कीजिएगा, ये तो रन कर रहा है अभी, तो इसको आप जब भी स्टॉप करेंगे वो कनेक्शन क्या हो जाएगा सर्वर से, लॉस्ट हो जाए। पहले समझिए ये चीज, वैल्यू आपको सर्वर अगर डाउन होता है तो क्या कोई चीज आप सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं, यस सर। नहीं ना। तो ये जितना भी काम कर रहे हैं वो सर्वर से काम हो रहा है, एक्सेशन इसका हो रहा है, ये ध्यान देना है कि हम लोग सर्वर साइडेड बना रहे हैं चीजों को। तो जब सर्वर साइडेड बना रहे हैं तो इसको कनेक्शन कट करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन हम लोग कट किए, और अभी मैं आपको बताता हूं फिर से, यहां पर जो वेलकम लिखा हुआ है इसको अब हम लोग क्या करते हैं, विजिबल फॉल्स करते हैं, विजिबल फॉल्स। ठीक है, विजिबल फॉल्स, विजिबल फॉल्स हो गया। अब ये वेलकम बॉक्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इस पे हम चाहते हैं कि जे भी ओके पर क्लिक करे तो एक मैसेज आना चाहिए, वेलकम टू ASP.NET। ठीक है, क्या आना चाहिए, वेलकम टू ASP.NET। तो अब मेरे को कोडिंग करना पड़ेगा ओके पर। अब होता क्या है कि एक हम लोग प्रोग्राम पढ़ते हैं, उस प्रोग्रामिंग का नाम है इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या नाम है, इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग। ये आपने नाम सुना है, इवेंट ड्रिवेन, नहीं सुना है क्योंकि उस तरह का प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा नहीं है, वो होता है VB, विजुअल बेसिक। ठीक है, क्या होता है, विजुअल बेसिक। इवेंट ड्रिवेन करने का मतलब क्या होता है कि कोई अगर समथिंग, अगर हम लोग किसी बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज आपने, ये है, आपको यहां पर कोई वैल्यू लिया, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है सेकेंड नंबर,
ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है आपको, क्योंकि कोई भी अभी तक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आप किए नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है आपको रिजल्ट। ये 3 लेबल आपने लिया है, 3 टेक्स्ट बॉक्स लिया है और एक बटन आपने लिया है, 2 बटन लिया है आपने, एक बटन ऐड का लिया है और एक बटन सब्ट्रैक्ट का लिया है। अब इसमें आप वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, ऐड, क्लिक, क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 30। यही होता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, यानी बटन पर कोई इवेंट घटना हो रहा है, इवेंट हो रहा है। आप ये आप इवेंट पढ़े होंगे ये जावास्क्रिप्ट में, माउस ओवर, माउस आउट, डबल क्लिक, क्लिक, ठीक है, ये चीज पढ़े हैं? नो सर। हाँ, तो उस सबको पढ़ ले, उसी को पढ़ के वो डॉम्स पढ़ के खत्म कीजिए। इवेंट ट्रिवेंट मतलब कि इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर आउटपुट आ रहा है 30, यानी कि एक इवेंट जनरेट होता है। आगे आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी आपको जीयूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग होगा, वो सारा इवेंट ड्रिवन होता है ना। आप इंटर पर क्लिक करते हैं, एमएस वर्ड पर काम करते हैं, इंटर मारते हैं, एक इवेंट जनरेट होता है और फिर क्या होता है, एक ड्राइव होता है, क्या नया लाइन चेंज हो। तो क्लिक, कभी आप माउस ले जाते हो, बहुत सारा इवेंट होता है, कभी आप माउस ले जाते हो, अभी स्क्रॉल होते रहता है, माउस ले जाते हो, स्क्रॉलिंग रुक जाता है, देखे हो ये। आप वेबसाइट कोई खोलते होगे, इमेज स्क्रॉल हो रहा है, इमेज चल यस रहा सर, है, यस माउस ले जाते ही क्या स्लाइड होता शो है, रुक रुक हो जाता है। जाता है। तो एक यस इवेंट है, इस इवेंट को क्या नाम देते हैं हम लोग, माउस ओवर। और माउस खींचते ही फिर से वो इवेंट जनरेट होता है, उस इवेंट का क्या नाम है, माउस आउट, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे आपको इवेंट होते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ेंगे, और जो भी इवेंट होगा वो इवेंट ड्रिवेन, यहाँ भी आगे आपको इवेंट ड्रिवेन ही पढ़ना है। आप जावा भी पढ़ेंगे, जब एडवांस आप जब जीयूआई मोड में आएंगे तो हर एक जीयूआई मोड इवेंट ड्रिवेन होता है। इस पर क्या क्या इवेंट होगा, तो इस पे क्लिक इवेंट होगा, यानी एक इवेंट जनरेट हो रहा है क्लिक, और देन आपको कोई समथिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो जब भी इस पर क्लिक हो रहा है तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या कि यहाँ पर 30 आ जा रहा है। जब भी इस पर क्लिक हो रहा है तो एक एक्शन परफॉर्म आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो -10 आ जा रहा है। तो इसी को कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट सीखते हैं, क्या क्या इवेंट होता है। तो आप सर्च करेंगे, तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। देखिए जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सा इवेंट है, एक बार आप पेज पर देखेंगे, जावास्क्रिप्ट इवेंट ड्रिवन लिखिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ा हुआ है तो जावास्क्रिप्ट आपको समझ में आएगा, और ये सारा इवेंट आप पढ़ेंगे जब फंक्शन पर काम करेंगे, है ना। जावा स्क्रिप्ट इवेंट, ये देखिए इवेंट है, इतना इवेंट आपको मिलेगा। ये देखिए इवेंट है, ये ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, है ना। क्या है, ऑन की डाउन, ऑन लोड। हमने ऐसा कुछ बनाया है कि जैसे हमने पेज बनाया है एक HTML का, ठीक है, इसमें 2 div दिया है, ठीक है, 2 div, यहां पर बटन दे दिए हैं, चेंज कलर, है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो ये क्लिक इवेंट काम करेगा, ठीक है। वहां पर फोटो स्क्रॉल होता रहता है, फोटो एक्सचेंज हो रहा है, ऑन माउस क्या ओवर, जब भी ऑन इस पर ले जा रहे हैं, फोटो स्क्रॉल होना रुक जा रहा है, कौन सा इवेंट जनरेट हो रहा है, ऑन माउस ओवर। इससे माउस खींच रहे हैं, फोटो फिर से स्क्रॉल होने लग रहा है, ऑन माउस आउट। ये तो मार्किंग टैग में भी काम करता है, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, ठीक है। तो ये सारा चीज इवेंट है। आगे आप जब VB.NET पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, पूरा इवेंट है। तो एक सबसे पॉपुलर इवेंट क्या हो सकता है, आप बताइए, जो बहुत काम करता है, क्लिक। क्या नाम है, क्लिक इवेंट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो जितना भी विंडो बेस्ड है
वो आपको क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। आप कैलकुलेटर खोलते हैं, कैलसी है ना, कैलसी पर क्लिक कर रहे हैं कैलकुलेटर, यहां पर मैं 7 क्लिक कर रहा हूं, ये क्लिक इवेंट है। जब भी क्लिक कर रहा हूं यहां पर कुछ लिख जा रहा है, दैट इज इवेंट ड्रिवन। प्लस पर क्लिक किया, 8 पर क्लिक किया, 8 आ गया, इक्वल टू किया 15 आ गया, इवेंट इवेंट। सब पर क्लिक इवेंट काम कर रहा है, सब पर क्लिक इवेंट काम कर रहा है। अब कोई कोई डबल क्लिक से खुलता है, जैसे कोई फोल्डर खोलना है मेरे को, ये फोल्डर खोलना है, ये डबल क्लिक इवेंट है, डीबीएल क्लिक, डबल क्लिक पर ओपन होगा। ठीक है, तो ये होता है इवेंट ड्रिवन। तो आप जानते हैं बट इसको नाम नहीं जानते होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। पूरा फॉर्म आपको इवेंट ड्रिवन पर होता है। आप सबमिट पर क्लिक करते हो, वो फॉर्म का डेटा सर्वर के पास जाता है, यानी कि क्लिक इवेंट काम कर रहा है। उस सबमिट बटन पर कौन सा इवेंट काम कर रहा है, क्लिक इवेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जितना भी विंडो बेस्ड होता है सारा इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होता है। अब मेरे को क्या चाहिए कि आपको, मैं चाहता हूं कि ओके पर जे भी क्लिक करूं ते भी आ जाए वेलकम टू ASP.NET। अब ओके पर क्लिक करना कौन सा इवेंट होगा, क्लिक इवेंट, यानी कि इसके क्लिक इवेंट पर हमको कोडिंग लिखना होगा। और वो इवेंट आएगा कैसे, तो इवेंट आएगा और वहीं पर आपको किसका कोडिंग लिखना होगा, C# का। किसका कोडिंग लिखना होगा, C# का कोडिंग लिखना होगा। तो हम लोग इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए अब C# का फाइल खुलेगा, डबल क्लिक। क्या, अब देखिए दो इवेंट है, एक पेज लोड है, जो पेज लोड होगा तो क्या होना चाहिए, और एक इवेंट है BTN ओके क्लिक, यानी कि हम लोग का ओके बटन का क्या नाम था, क्या आईडी था, BTN ओके, यस सर। BTN ओके। यानी BTN ओके को कौन सा इवेंट है, मतलब ओके ओके क्लिक करने के बाद क्लिक इवेंट। क्लिक यानी कि BTN पर ओके पर हम लोग का नाम भले ही उसके ऊपर हमने लिखा है ओके, लेकिन हम लोग तो आईडी के थ्रू जानेंगे। उस BTN ओके पर अगर हम लोग क्लिक किए तो क्या होना चाहिए, यहां पर कोड लिखिए आप। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या किए हैं कि यहां पर जाके, इस पे जाके, और हमने इसको क्या किया है कि विजिबल को क्या किया है, फॉल्स किया है। यानी कि ये तो दिखेगा नहीं स्क्रीन पर, अभी आप देखिएगा स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा वेलकम। ठीक है, देखिए अभी नहीं दिख रहा है, अभी ओके पर कुछ काम भी नहीं कर रहा है, क्लिक कर रहे हैं क्लिक इवेंट काम कर रहा है, क्योंकि क्लिक इवेंट पर अभी हमने कोड कुछ नहीं लिखा है। अब हम लोग क्लिक इवेंट पर कोड लिखते हैं, इसके क्लिक इवेंट पर आइए अब कोड लिखते हैं। ये है इसका, देखिए C# फाइल, क्लिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोडिंग, यहीं पर आपको कोडिंग करना पड़ेगा। डिजाइन तो बन गया, क्या हमको करना है, सबसे पहले हमको करना है कि लेबल पर एक मैसेज आए। तो लेबल का आईडी क्या है, लेबल 1, यस आईडी के थ्रू ही कॉल करेंगे ना, क्या है, लेबल 1। सर। ठीक है, लेबल 1 है ना। लेबल 1 का कौन सा प्रॉपर्टीज, लेबल 1 पर वेलकम कैसे लिखाया, उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाके चेंज की। क्या प्रॉपर्टीज में चेंज किए, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। तो कोडिंग समय लिखिए उसके टेक्स्ट पर। ठीक है, क्या आ जाना चाहिए, आप देख लीजिए, यहां हमने वेलकम लिखा है, तो क्या लिखा है, ठीक है, इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में वेलकम लिखा है, तो यहां पर जो चेंज किए रहेंगे यहां पर आना चाहिए ना। तो हम लोग को लेबल 1, इसके लेबल 1 के डॉट इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर क्या आना चाहिए, वेलकम टू
ASP.NET। ठीक है, सॉरी लाइन कट गया। लाइट कट गया है, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन होगा। चलिए हम अपने मोबाइल से जोड़ते हैं।